नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। शुभम बरनवाल आप सभी का ऑल एग्जाम्स PYQ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में अपनी पिछली क्लास में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे तो लास्ट में कुछ दिक्कतें आ गई थी, कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और हमें क्लास बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। तो हम अपनी क्लास को फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों के बारे में आपको बता रहा था कि कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, और हमने बात की थी कि राष्ट्रपति की कार्यकारी संबंधी शक्तियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, वित्तीय शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं, आपातकालीन शक्तियां होती हैं, कूटनीतिक शक्तियां होती हैं। तमाम शक्तियों को हमने पढ़ा था और इस तरीके से हमने देखा था कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हो सकती हैं। आइए आज उन प्रावधानों पर हम थोड़ा सा डिटेल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं और वो कितना महत्वपूर्ण है या कितने डीप में जाकर हमें उन चीजों को करना होगा। आइए, जैसे पहले शक्ति की बात करें, कार्यकारी शक्ति। तो इसे जरा समझने की कोशिश करिए कि कार्यकारी शक्ति क्या है। कार्यकारी शक्ति, दोस्तों, अगर कार्यकारी शक्ति की बात की जाए तो हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का प्रधान है। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, कार्य स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा यह कार्य करवाएगा। वही अनुच्छेद 74 इस बात को कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन होगा उसका मुखिया? प्रधानमंत्री होगा। ये राष्ट्रपति की कार्यकारी संबंधियों की बात है। ऐसा कहा जाता है कि शासन संबंधी जो भी कार्य हैं, शासन संबंधी जो भी कार्य हैं वो किसके नाम से होंगे? शासन संबंधी जो भी कार्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इस तरीके से भी हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति की यह कार्यपालिका शक्ति है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। अगर मंत्री परिषद की बात की जाए, मंत्री परिषद की बात की जाए तो मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये मंत्री परिषद, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। इसी प्रकार कार्यपालिका शक्ति में यह भी आता है कि अनुच्छेद 76 के द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा? 76 के द्वारा वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, जो भारत के सरकार का, भारतीय सरकार का कौन सा सलाहकार होते हैं? विधिक सलाहकार होते हैं। यदि विधिक मामलों में उनके केसेस को लड़ते हैं, उनके द्वारा चीजों को देखते हैं, तो महान्यायवादी संसद के किसी भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, संसद के किसी भी समिति की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, बस उसमें मतदान नहीं कर सकते। तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत अंतर्गत इनका वर्णन है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये भी अपना पद धारण करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कैट की नियुक्ति करते हैं, जिन्हें हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हो गई, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद निर्वाचन आयोग हमने देखा, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो ये सभी कार्य राष्ट्रपति के कौन से कार्य में आते हैं? कार्यकारी कार्यों में राष्ट्रपति के आते हैं। ये सारी चीजें हमने समझ ली। इसके बाद कुछ चीजों को और समझिए। केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री से क्या मांग सकते हैं? केंद्र के प्रशासनिक कार्यों से संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए। अगर आप अनुच्छेद 78 पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको चीज मिलेगी, केंद्र से संबंधित किसी भी कार्यों की जानकारी, और विधायिका में अगर कोई प्रस्ताव है तो उससे भी संबंधित जानकारी राष्ट्रपति किससे मांग सकते हैं? प्रधानमंत्री के से मांग सकते हैं, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि वो राज्य के क्या है? प्रधान है। इसके अलावा अगर कोई प्रस्ताव है जिसे किसी मंत्री की सहमति से लाया गया है, किसी एक मंत्री की सहमति से, और मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, मंत्री परिषद ने इस पर विचार नहीं किया है, मंत्री परिषद ने इस पर विचार नहीं किया है,
तो राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार कराने के लिए रखवा सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो परंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। तो यहां से हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में देखा। अगर हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के साथ ही हम राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति को देख सकते हैं, विधायी शक्ति को देख सकते हैं। कौन सी शक्ति को देख सकते हैं, विधायी शक्ति को देख सकते हैं। क्या राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति भी होती है, क्या राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति भी होती है? निश्चित तौर पर राष्ट्रपति के पास विधायी शक्ति भी होती है। विधायी शक्ति कौन कौन सी होगी राष्ट्रपति के पास? अगर विधायी शक्ति की बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 पढ़िए। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 79 पढ़िए। अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति, भारत की जो संसद है उसके 3 अंग होंगे। कौन कौन से अंग होंगे? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्र 3 अंगों से मिलकर बनेगी, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इस तरीके से वो किसके अंग है? संसद के अंग है। यानी कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। इसलिए वो क्या है? ये महत्वपूर्ण उनकी विधायी शक्ति है। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आ जाएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। इसके बाद अगर अनुच्छेद आप 112 पढ़ेंगे दोस्तों, 112, तो इसमें क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाएगी। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर आम भाषा में बजट कहते हैं, आम बजट कहते हैं, क्योंकि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। ये भी राष्ट्रपति संसद के सदन में रखवाते हैं। तो ये राष्ट्रपति की किस शक्ति में आ जाएगा? विधायी शक्ति में आ जाएगा। इसके अलावा संसद का सत्राहूत करना यानी सत्रों को बुलाना, सत्रावसान करना, ये भी राष्ट्रपति के कार्यों में आता है। लोकसभा का विघटन करना, राज्यसभा का तो विघटन नहीं हो सकता लेकिन लोकसभा का क्या करना? विघटन करना। यह भी राष्ट्रपति की किस शक्ति में आता है? विधायी शक्ति में आता है। तो हमने इतनी शक्तियां देख ली जो राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों में आता है। क्या कोई पक्ष छूट रहा है? यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता से संबंधित है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो सदन के किसी भी सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता सौंप सकते हैं। यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। ये तमाम चीजें। एक और चीज याद रखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों का चुनाव होता है। कहां से होता है? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कहां से होते हैं? मनोनयन होता है। किस क्षेत्र से? किस क्षेत्र से मनोनयन होता है इनका? कला से होता है, साहित्य से होता है, समाज सेवा से होता है। कला, साहित्य, समाज सेवा की जैसे क्षेत्रों से इनका मनोनयन होता है। तो ये भी किसके, ये राष्ट्रपति की किस शक्ति में आएगा? ये भी विधायी शक्ति में आएगा। इसके बाद भी कुछ एक आध चीजें हो सकती हैं जो छूट गई हो, लेकिन इतना ये चीजें आप याद रखेंगे। इन्हें हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत देखते हैं। अब राष्ट्रपति की एक शक्ति को और देख लीजिए, जैसे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति को थोड़ा सा देख लीजिए। न्यायिक शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। क्या राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति भी होती है? अगर हम देखें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, यहां से इस चीज को समझ भी लीजिए। मैं इसके अंतर्गत अनुच्छेद 72 भी आपको यहीं पे समझा देता हूं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है हम उसे क्षमादान की शक्ति कहते हैं। कौन सी शक्ति कहते हैं? क्षमादान की शक्ति कहते हैं। क्षमादान क्या होता है दोस्तों? क्षमादान क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति क्या है कि किसी ऐसे मामले में जो संघीय मामला हो, जो संघीय कानून से संबंधित हो, संघीय कानून से संबंधित हो, ऐसा मामला जो किसी सैन्य अदालत से संबंधित हो, सैन्य अदालत से संबंधित हो, या किसी ऐसा मामला जो कोई भी मामला हो, संघीय हो, राज्य का मामला हो, लेकिन वो मृत्युदंड से संबंधित हो,
मृत्यु दंड से संबंधित हो, तो राष्ट्रपति इन परिस्थितियों में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम क्षमा दान कहते हैं। किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 72 के तहत ये शक्तियां आती हैं। क्षमा दान में थोड़ा सा आप देख लीजिए, 5 चीजें आती हैं। क्षमा, क्षमा, सॉरी दोस्तों, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। लघुकरण, क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन, सॉरी परिहार, विराम, विराम और प्रविलंबन। थोड़ा सा एक एक चीजों को यहां पर समझ लीजिए कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियों के अंतर्गत 5 तरह की क्षमाएं आती हैं। पहली क्षमा, मान लीजिए राष्ट्रपति किसी भी मामले में किसी को पूर्ण रूप से क्षमा कर देता है। किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो, जाओ सभी प्रकार की निर्योग्यता से मुक्त हो, तुम्हें मृत्यु दंड से क्षमा दी जाती है। या फिर किसी भी प्रकार का उसने कोई 10 साल की कैद की सजा दी गई हो, उस समस्त परिस्थितियों में पूर्ण रूप से क्षमा देने की प्रक्रिया जब आती है तो हम इसे क्या कहते हैं? क्षमा दान कहते हैं, क्षमा कहते हैं। मैं आपको ये एकदम क्लियर बता देता हूं, दंड और बंदीकरण दोनों को पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है तथा दोषी को सभी दंड, दंडादेशों और निर्हरताओं से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाता है। दोषी को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देंगे या आजीवन कारावास में बदल देंगे। दंड की प्रकृति में नहीं बदलाव हो जाता है, करते हैं। दंड चाहे जो भी हो, पूर्ण रूप से क्षमा जब दे दी जाती है तो हम इसी को क्षमा दान कहते हैं। याद रखिएगा, मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। वो दंड की प्रवृत्ति में बदल सकते, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से क्षमा राज्यपाल नहीं दे सकते। ये केवल और केवल राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। अगला है लघुकरण। लघुकरण, अब लघुकरण क्या होगा दोस्तों? हाँ, अगला है लघुकरण। लघुकरण क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करिएगा। लघुकरण में ये होगा कि राष्ट्रपति किसी दंड की, किसी को दंड मिला है, जैसे मान लीजिए किसी को दंड मिला है, किसी को दंड मिला है मृत्यु दंड का, मृत्यु दंड का। यहां पर दंड के समय को नहीं बदला जाता, दंड के स्वरूप को बदला जाता है। जैसे मृत्यु दंड के व्यक्ति को हम क्या देंगे? 10 वर्ष कठोर कारावास में बदल दो, कठोर कारावास में बदल दो, या फिर कठोर कारावास को आप 10 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दीजिए, साधारण कारावास में बदल दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि लघुकरण के अंतर्गत दंड की प्रवृत्ति में बदलाव होता है, समय काल में परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया, ये नहीं किया गया है। कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला गया है, यानी दंड की प्रवृत्ति को बदला गया है। इसे हम लघुकरण कहते हैं। अगली जो चीज आएगी जिसे हम परिहार कहेंगे, क्या कहेंगे? परिहार कहेंगे। परिहार में क्या होगा? परिहार का मतलब, इसे समय से जोड़िएगा, परिधि, दंड के समय में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए किसी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा हो। अब दंड की प्रवृत्ति में इसमें क्या करा जाएगा कि 10 वर्ष की कठोर कारावास को 10 वर्ष साधारण कर दिया गया। 10 वर्ष के कठोर कारावास को यहां पर क्या है कि दंड के समय में परिवर्तन किया जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाँ, इसे क्लियर कर लीजिए। 10 वर्ष के कठोर कारावास को हम परिहार का मतलब क्या कर रहे हैं? परिधि में परिवर्तन कर रहे हैं, परिधि में परिवर्तन कर रहे हैं। परिधि में परिवर्तन का मतलब इसे 5 वर्ष कठोर कर रहे हैं। अभी भी ये कठोर था, तब भी अब भी कठोर है। यहां पर कठोर को साधारण में बदला गया था, दंड के समय में नहीं परिवर्तन था। यहां पर 10 वर्ष कठोर को 5 वर्ष कठोर में बदल दिया गया। यहां पर प्रवृत्ति नहीं बदली, लेकिन समय अंतराल यानी कि परिहार से परिधि समय कम हो गया, इसे हम परिधि कहते हैं। अगला होगा विराम। विराम क्या होता है? किसी विशेष परिस्थिति में दंड को कुछ कम कर दिया जाता है, किसी विशेष परिस्थिति में। जैसे मान लीजिए महिला को सजा मिली है और वो गर्भवती है, तो उस परिस्थिति में उनकी सजा को कम कर दिया गया। किसी विकलांग व्यक्ति की सजा को कम कर दिया गया। तो इन चीजों को हम विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। और जो आखिरी चीज आती है विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम। क्लियर है? और आखिरी चीज को हम क्या कहते हैं? प्रविलंबन कहते हैं।
प्रविलंबन क्या होता है दोस्तों? प्रविलंबन थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रविलंबन के अंतर्गत क्या होता है कि किसी व्यक्ति को क्षमा याचना करने के लिए दिया गया समय, इसी को हम प्रविलंबन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्युदंड की सजा हो गई और उसने मतलब कि याचिका डाल दी राष्ट्रपति से क्षमा दान की, तो इस दौरान जो क्षमा याचना करने के लिए जो समय दिया गया है उसी को हम प्रविलंबन कहते हैं। तो हमने लघुकरण को देखा, इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। लघुकरण दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, यानी मृत्युदंड का लघुकरण करके हम क्या कर सकते हैं? कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में भी बदला जा सकता है, लेकिन अवधि कम नहीं होगी। परिहार में क्या होगा? इसका अर्थ है कि दंड की प्रवृत्ति, यहां पर क्या है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, कठोर था तो कठोर रहेगा, लेकिन अवधि में कमी हो जाएगी। 2 वर्ष के कठोर कारावास को आप क्या करेंगे? 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दीजिए। यहां पर 10 को हमने 5 कर दिया था। विराम क्या है? इसका अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। मैंने चीजों को लिख दिया है, एक बार कंफर्म कर दे रहा हूं। जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं को गर्भावस्था की परिधि में ये चीजें दिलाना। और आखिरी है प्रविलंबन, इसका अर्थ है कि किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड जब किसी को दे दिया गया है तो उस पर अस्थायी रोक, ताकि उस दौरान वो क्षमा याचना कर सके। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना अथवा दंड स्वरूप में परिवर्तन की याचना का समय देना। एक बात याद रखिए कि राष्ट्रपति के समय में यह अनुच्छेद 72 था, लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति, जब हम राज्यपाल की बात करते हैं, जो राज्य के मामलों में इस प्रकार के कार्यकाल को देखता है, राज्यपाल को देखते हैं, तो राज्यपाल के मामले में अनुच्छेद 161 हो जाएगा। 161 अनुच्छेद 161 हो जाएगा। अनुच्छेद याद रखिएगा आप लोग। राज्यपाल और इनके बीच में थोड़ा सा जो अंतर है, राज्यपाल सैन्य अदालतों में सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह संघीय मामला है ना, सेना देश की सेना। राज्यपाल का स्तर क्या है? राज्य के अंतर्गत मामलों में आएगा, और राज्यपाल संघीय कानूनों को नहीं, राज्य स्तर के कानूनों को देखेगा, जो राज्य के मामलों के अंतर्गत आएंगे। ये सारी चीजें के लिए क्लियर है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हमने देख ली। एक बात और याद रखिएगा, क्या न्यायिक शक्ति पर जो अनुच्छेद 72 है, न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है? हाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन का ये आधार हो सकता है कि क्या दिया गया निर्णय किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है, तो इसलिए इसका न्यायिक पुनर्विलोकन एक हद तक हो सकता है। राष्ट्रपति की जो ये न्यायिक शक्ति होती है, इसके बारे में याद रखिएगा, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका क्यों लाया गया? इसे लाने का उद्देश्य है कि न्याय प्रक्रिया में अगर कोई कमी, कोई भूल चूक हो गई, तो उसे सुधारने का एक मंच हमारे पास हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। इसी को हम न्यायिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसे हम पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखेंगे। अपील की सर्वोच्च अदालत की बात की जाएगी तो वो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये नहीं कि अंतिम अपील तो हम राष्ट्रपति के पास कह रहे हैं, नहीं। ये न्यायिक सर्वोच्च अपील की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ही है। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रह जाए। ठीक है, तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत हमने ये सारी चीजें देख ली। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। और उसमें हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी वो क्या देखी? क्षमा दान करने की शक्ति को देखा। हमने क्या देखा? क्षमा दान की शक्ति को देखा। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में हम और क्या चीजें देखेंगे? राष्ट्रपति क्या करता है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, आपको अनुच्छेद 143 याद है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उसका सलाहकारी क्षेत्र है। सलाह लेता है। किससे लेता है? सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले में कोई सलाह ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है किसी मामले में। सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 2 चीजें क्लियर कर लीजिएगा। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाहकारी न्याय क्षेत्र, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के से क्या मांग सकता है? किसी मामले में मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर उसने सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति भी उस सलाह को माने, यह जरूरी नहीं है। यह भी राष्ट्रपति के न्यायिक क्षेत्र में आ जाएगा। आपने क्षमादान अनुच्छेद 72 में देख लिया। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? ये लगभग राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति समाप्त हो गई। अब हम कूटनीतिक शक्ति अगर देखें, कूटनीतिक शक्ति, तो इसमें यह समझ लीजिए कि राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सारे कार्य उसके नाम से हो रहे हैं।
किसी देश में राजदूतों की नियुक्ति और भी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति है। इसके बाद राष्ट्रपति अन्य देशों में जा रहे हैं, वहाँ भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये भी डिप्लोमेटिक पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति के आ जाएगा। अब हमें जो शक्ति देखनी है वो हमें शक्ति देखनी है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। क्या देखनी है? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति क्या होता है? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के बारे में हमेशा आप ये जानिएगा कि वित्तीय शक्ति में आप ये जानिएगा कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पुनर्मंजूरी के बाद ही सदन में रखा जाता है। आप ये जानते हैं, हम देख लेते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही संसद में रखा जाता है। धन विधेयक रखा कहाँ जाता है? केवल और केवल लोकसभा में रखा जाता है, आप ये भी जानते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से बिना पूर्व मंजूरी लिए लोकसभा में धन विधेयक नहीं रखा जा सकता। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में देख चुके हैं, ये वित्तीय शक्ति भी है, क्योंकि बजट क्या है? वित्त से संबंधित है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। कोई भी अनुदान मांगना हो, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के बिना सिफारिश के नहीं रखी जा सकती, याद रखिएगा। अनुदान की कोई भी मांग बिना राष्ट्रपति की पुनः सिफारिश के नहीं रखी जा सकती। भारत की आकस्मिक निधि की बात की जाए, आकस्मिक निधि जिसे हम कंटीजेंसी फंड कहते हैं, आकस्मिक निधि कहते हैं, इस निधि का वर्णन भी ये भी राष्ट्रपति के अंतर्गत होगा कि किसी आपातकाल के दौरान अगर ये समय नहीं है कि पूरा विनियोग विधेयक लाया जाए, तमाम चीज़ें लाया जाए, तो इस आकस्मिक निधि से भी चीज़ों को खर्च किया जा सकता है, संसाधन। हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी। अब इसके अलावा एक व्यवस्था हो जाएगी आपातकाल की अगर बात की जाए तो आपातकाल के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? आपातकाल के अंतर्गत हम अनुच्छेद 352 की तरफ देखते हैं, यानी वित्तीय आपात 352 को देखते हैं, वित्तीय आपात 356 देखते हैं, राष्ट्रपति शासन जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर भी कहते हैं, और अनुच्छेद 360 भी देखते हैं जिसे हम वित्तीय आपात। ये राष्ट्रपति शासन, ये वित्तीय आपात और ये राष्ट्रीय आपात। तो ये आपातकाल हम जहां पढ़ेंगे तब इसे हम क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में लगभग जान चुके हैं, चीज़ों को जान चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अध्यादेश। क्या पढ़ना है? अध्यादेश। दोस्तों, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर अध्यादेश के बारे में हम समझते हुए चीज़ों को करेंगे। अध्यादेश, जिसे ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है, अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में आएगा। किस में आएगा? 1, 2, 3 में जो पहली आएगी हम उसे अध्यादेश कहते हैं। क्या है अध्यादेश? मान लीजिए संसद का कोई एक सत्र न चल रहा हो, संसद का सत्र किसी समय नहीं चल रहा हो। संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। कानून बनाने के लिए कितने सदनों की आवश्यकता है? दोनों सदनों की आवश्यकता है। कोई भी कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। यदि संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो या दोनों में से कोई एक सदन भी न चल रहा हो, तब भी अगर राष्ट्रीय हित में कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो, ये जरूरी है कि अब देर न किया जाए, कोई कानून बनाया जाए, तो इस परिस्थिति में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जारी करते हैं। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की शर्त क्या होनी चाहिए? क्या दोनों सदन नहीं चल रहे हों, या तो दोनों 1+2 दोनों ना चल रहे हों, या दोनों में से कोई भी एक ना चल रहा हो, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी एक सदन ना चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। आप ये क्लियर कर लेंगे, ठीक है? ये क्या जारी किया जा सकता है? अध्यादेश। हमेशा याद रखिएगा कि अध्यादेश जो जारी किया जाता है, इसकी जो शक्ति होगी वो उसी विधान के तहत होगी, उसी विधान के बराबर होगी जो दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 तलाक पर कोई कानून बनाना हो और उस समय कानून नहीं बन पाया हो, तो सबसे पहले अध्यादेश ही जारी कर दिया संसद ने। अध्यादेश किसी विधान से, किसी कानून से सिर्फ एक मामले में कम होगा कि अध्यादेश की समय सीमा कम होती है। अध्यादेश हमेशा के लिए तो हुआ नहीं होता, आपातकाल की परिस्थिति में लाया गया है। मान लीजिए इसकी समय सीमा अगर 6 माह है तो ये 6 माह के लिए है, लेकिन जिस 6 माह में है वो पूर्ण कानून की भांति व्यवहार करेगा।
पूर्ण कानून की भांति ही कार्य करेगा, उससे कम कार्य नहीं करेगा। याद रखिएगा, बिल्कुल पूर्ण कानून की भांति होगा, बस एक मामले में कम होगा कि उस पर समय सीमा लगी हुई है, बाकी कुछ नहीं। दूसरी तरफ अध्यादेश केवल उन्हीं क्षेत्रों में बनाया जा सकता है जिन क्षेत्रों में संसद विधान बना सकती थी। ऐसा नहीं है कि अध्यादेश के द्वारा संसद वो विधान बना दे, वो कानून ला दे जिसे वो विधान प्रक्रिया के द्वारा नहीं बना सकती थी। यानी अध्यादेश की प्रक्रिया संसद के कानून बनाने की सीमा का अतिक्रमण नहीं होगा। यानी जैसे मान लीजिए किसी एक मुद्दे पर संसद कानून बना सकती थी, संसद कानून बना सकती थी। अब कानून अगर बना सकती थी तो इसी मुद्दे पर अध्यादेश लाया भी जा सकता है। अगर कोई मुद्दा इनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो तो ऐसा नहीं कि अध्यादेश बनाकर काम चला ले, नहीं, अध्यादेश उस मुद्दे पर नहीं बना सकती। एक बात और याद रखिएगा, जिस प्रकार एक विधान को, किसी भी विधेयक को, किसी भी कानून को सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 13 के द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर शून्य घोषित कर सकती थी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर शून्य घोषित कर सकती थी कि यह अध्यादेश, यह कानून सही नहीं है, वही अध्यादेश के मामले में भी लगेगा। अगर कोई अध्यादेश जारी कर दिया गया और मौलिक अधिकारों को वह अध्यादेश न्यून कर रहा हो अनुच्छेद 13 के तहत, तो उस अध्यादेश को भी समाप्त किया जा सकता है। ये इतनी चीजें हमने अध्यादेश ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ लिया, ऑर्डिनेंस के बारे में जान लिया। थोड़ा सा एक और चीज देखिए, मान लीजिए एक अध्यादेश बन गया, तो क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। मैं इसे हिंदी में भी लिख सकता हूं, लिख देता हूं, न्यायिक समीक्षा लिख देते हैं। क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो दोस्तों हाँ, अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 1970 में एक केस था, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग एसआई का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसे हम कूपर केस कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपर केस कहते हैं। कूपर केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, अध्यादेश की उस आधार पर समीक्षा हो सकती है कि क्या यह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं, क्या ये विधायिका के कानून बनाने का विकल्प तो नहीं बन गया है, क्या ये मतलब गलत तरीके से लगातार अध्यादेश पर अध्यादेश नहीं जारी किए जा सकते, नहीं जारी किया जा सकते। आप याद रखिएगा, 38वां संविधान संशोधन आया था, 38वां संविधान संशोधन 1975 में लाया गया और इसके द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार ने यह कहा कि अध्यादेश का न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। एक जगह पर हम ये पढ़ रहे हैं कि 1970 के कूपर केस में सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा होगी, यहीं पर संसद ये कह रही है 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा तो होगी नहीं। अब ये परिस्थिति बड़ी ही गंभीर हो गई, लेकिन पुनः 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया है और इसमें कहा गया है कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा होगी। ये पूरे डिबेट याद रखिए, याद रखिएगा कि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल अवसंरचना के सिद्धांत में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, इसलिए संविधान के किसी विभाग की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। याद रखिएगा, यानी 38वां संविधान संशोधन के द्वारा जिस अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया, 44वें संविधान संशोधन ने उसे भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया। ये 1976 हो गया है, इसे 1978 कर लीजिएगा, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 का विषय है। कब है? 1978 में आएगा। तो ये हमने अध्यादेश के बारे में पूरी तरीके से चीजों को पढ़ लिया। हमने अध्यादेश के कार्यकाल के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। अध्यादेश कितने समय तक वैध रहता है? अध्यादेश, मान लीजिए कोई अध्यादेश जारी कर दिया गया, अध्यादेश की अधिकतम समय 6 माह, जो कि 2 सदनों के बीच की कार्यवाही का समय होता है। मान लीजिए किसी समय अध्यादेश जारी कर दिया गया, अब सदन पहली बैठक के बाद 6 हफ्ते के अंतर्गत इसे पारित कराना होगा, 6 सप्ताह के अंतर्गत
इसे पारित कराना होगा। अगर 6 सप्ताह के अंतर्गत अध्यादेश पारित नहीं होता तो अध्यादेश समाप्त कर दिया जाएगा। अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी प्रथम 6 सप्ताह के भीतर अगर अध्यादेश को संसद ने स्वीकार कर लिया तो अध्यादेश कानून बन जाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। संसद चाहेगी तो 6 सप्ताह से पूर्व भी अध्यादेश को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। एक बार इसको मैं पूरा सा आपको कॉन्सेप्ट पढ़कर ही बता दे रहा हूं ताकि चीजें आपको अच्छे तरीके से आ जाए। देखिए, संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश, यानी संसद का कोई एक सदन यानी दोनों सदन कार्यवाही में न हो तो उस दौरान जारी किया गया कोई अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर, अब यानी 6 महीने बाद जब संसद की बैठक हो गई है तो पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों के समक्ष, यानी लोकसभा के समक्ष भी और राज्यसभा के समक्ष भी क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देती हैं तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि दोनों सदन पारित कर देते हैं तो कानून बन जाता है। यदि इस पर सदन कोई कार्यवाही नहीं करती तो संसद की दोबारा बैठक से 6 हफ्ते, अगर संसद उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती, प्रथम बैठक हुई 6 माह बाद कोई कार्यवाही नहीं की, तो दोबारा बैठक से 6 सप्ताह के अंतर्गत क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह के अंतर्गत अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी अधिकतम समय कहा जाएगा तो 6 महीना प्लस 6 सप्ताह भी आप कह सकते हैं, समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन इसका निरानुमोदन कर दें तो वह निर्धारित 6 हफ्ता की पहले भी समाप्त हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा ये 6 महीना क्यों है? संसद के 2 कार्यकालों के बीच में, 2 सत्रों के बीच में 6 माह की अधिकतम अवधि हो सकती है। 6 माह की अधिकतम अवधि हो सकती है, इससे अधिक की अवधि नहीं हो सकती। इतना तो निर्धारित है। यही कारण है कि अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा 6 माह, और जब पहली बैठक हुई तो उस पहली बैठक के 6 सप्ताह के अंतर्गत आप उसको पारित कराइए, वरना क्या हो जाएगा? अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यहां से क्लियर है चीजें? अब आगे बढ़िए। ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, हमने ये देख लिया। अध्यादेश किस मामले में नहीं जारी किया जा सकता? अगर आपको संविधान संशोधन करना हो तो संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत आप अनुच्छेद 368 के तहत आइए। संविधान संशोधन पर आप अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति है? विधायिका रंग बदलते हैं, विधायिका की समानांतर शक्ति है, तो आप कहेंगे कि नहीं, विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। समानांतर शक्ति का मतलब यह नहीं है कि विधायिका के समान शक्ति नहीं है। अल्पकाल में विधायिका के समान ही शक्ति रखता है अध्यादेश। अध्यादेश विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि, देखिए चीज क्या है कि दोनों सदन हैं, लोकसभा और प्लस राज्यसभा। इन्हें किस लिए बनाया गया है? चर्चा के द्वारा किसी भी संविधान, किसी भी चर्चा के द्वारा कोई भी कानून बनाना। आपस में ये चर्चा करेंगी, डिबेट्स करेंगी, तमाम चीजों के बाद कोई कानून बनाएंगी, किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगी और कानून को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। यानी कानून बनाना किसका कार्य है? विधायिका कार्य है। किसका कार्य है? विधायिका का कार्य है। यहां पर क्या हो रहा है अध्यादेश के मामले में? अध्यादेश के मामले में यह हो रहा है कि जो मंत्री परिषद है या जो कैबिनेट है, मंत्री परिषद है, यही मंत्री परिषद राष्ट्रपति से कह रही है, जो मंत्री परिषद क्या है? कार्यपालिका है, ना कि विधायिका है। यह मंत्री परिषद कह रही है किससे? राष्ट्रपति से कि अध्यादेश जारी करो, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी दे रहे हैं। यानी वास्तव में वो उस पूर्ण प्रक्रिया के द्वारा नहीं हो रहा है जिस पूर्ण प्रक्रिया के द्वारा कोई कानून बनना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विधायिका की पैरेलल पावर नहीं है, समानांतर शक्ति नहीं है। यह केवल एक विकल्प के तौर पर प्रयोग की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों सदनों का कार्यकाल चल रहा है और आप अध्यादेश ला दें। यह विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। यह केवल आपातकाल की शक्ति है और आपातकाल में प्रयोग इसका होना चाहिए। तो ये हमने अध्यादेश के बारे में जितनी भी चीजें थी उतनी पढ़ ली। अगर आपको एक इंपॉर्टेंट इसके बारे में केस चुनाऊं तो डीसी वाधवा मामला 1987, डीसी वाधवा मामला, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको चीजों को बहुत तेजी से आसान होगा याद करने में। डीसी वाधवा मामला या फिर केस, ये कब का है? 1987 का है। डीसी वाधवा मामला 1987। इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, इसका निर्णय आता है सर्वोच्च न्यायालय का
डीसी वाधवा मामले 1987 में। देखिए क्या है, इसके द्वारा कहा गया कि 1967 से 1981 के दौरान 1967 से 1981 के दौरान एक बिहार राज्य में एक बड़ी ही अनोखी घटना हुई। बिहार ने कुल 256 बार अध्यादेश जारी किया, कुल 256 अध्यादेश जारी किए, कुल 256 बार अध्यादेश जारी किए। डीसी वाधवा मामले में 1987 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा कि 1967 से 1981 में बिहार ने 256 बार अध्यादेश जारी किए। कई बार यह होता था कि 6 महीने बाद कोई कानून लाया गया, 6 महीने बाद विधानसभा में रखा गया, दोनों सदनों ने पारित नहीं किया, समाप्त हो गया। फिर जैसे ही संसद का सदन समाप्त हुआ फिर वही अध्यादेश ला दिया। बार बार इस अध्यादेश को लाकर कंटिन्यू 14 सालों तक देखिए अध्यादेशों के द्वारा ही चीजें कर रहे हैं, और एक नहीं 256 लाया गया तो विभिन्न अध्यादेश बने होंगे। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि अगर इस प्रकार से आप अध्यादेशों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर संविधान की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहे हैं, संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि विधायिका को किस लिए अध्यादेश दिया गया है? आपातकाल के लिए, और आपातकाल का प्रयोग सामान्य समय में 256 बार नहीं किया जाता। ये कौन सा केस था? याद रखिएगा, डीसी वाधवा केस था 1987 का, जिसमें बिहार मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही थी। याद रखेंगे। चलिए, राष्ट्रपति की क्षमादान को भी हमने पढ़ लिया, अध्यादेश को भी हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को पढ़कर हम यहीं पर चीजों को समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? चीजों को समाप्त कर देंगे। राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति को हम पढ़ने जा रहे हैं। संवैधानिक स्थिति, अगर ऐसे भी बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो संवैधानिक प्रमुख है। वह शासन का प्रमुख, वो किस तरीके का प्रमुख? वह सरकार का प्रमुख नहीं है। सरकार के प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह हेड ऑफ स्टेट है। जैसे मान लीजिए अगर राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो हम अनुच्छेद 52 में क्या पढ़ते हैं कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो स्वयं द्वारा या अपने अधीनस्थों के द्वारा कराएगा। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने के लिए मंत्रिपरिषद पर निर्भर होगा, यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यानी वास्तविक शक्तियों का स्वामी कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा, ना कि राष्ट्रपति होगा। भारत की व्यवस्था जो गणतंत्रात्मक है, हमने शुरुआत में ही ये डिबेट कर लिया है, इसलिए यहां बहुत करने का मतलब नहीं है। भारत की व्यवस्था जो गणतंत्र है उसमें राष्ट्र का जो प्रधान होता है, राष्ट्र का प्रधान, यही राष्ट्र का प्रधान क्या है? भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति है गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, जिसे हम क्या करते हैं? एक प्रक्रिया के द्वारा चुनते हैं, एक प्रक्रिया के द्वारा चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? कैसे इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का? अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दोस्तों यहां से मुझे लगता है कि हमने राष्ट्रपति के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। अब राष्ट्रपति चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि नहीं? पुनर्निर्वाचन बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, कई बार ये बात कही जाती है कि क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन 2 बार नहीं, कई बार हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल 2 बार हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जितनी बार चाहे उतनी बार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है। आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? पुनर्निर्वाचन के लिए भारत के राष्ट्रपति पात्र हैं। कुल मिलाकर हमने यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त कर लिया। अब अगली बार हम किसी और चैप्टर में, किसी और क्लास में आपसे मिलेंगे। राष्ट्रपति के चैप्टर में हमने पहले ही यहाँ पर क्वेश्चंस भी करा दिए हैं दोस्तों, तो फिर यहाँ पर ये क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगी। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, हमारी ये क्लास अच्छी लगी, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये भी लिखिए कि कहाँ कमी है, कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, ताकि हम सुधार करने का प्रयास करें और अच्छे तरीके से आपके सामने क्लासेस प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकें। और दोस्तों मैं आपसे ये भी रिकमेंड करूँगा कि निश्चित तौर पर आप क्लास देखने के बाद क्वेश्चंस वाले सेक्शन में जाकर वहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर देख लें, क्योंकि एक बार दोनों करने के बाद जो भी समस्याएँ हैं वो समझ में आ जाती हैं। पढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अपने साथ बेयर एक्ट जरूर रखें,
कोई अच्छी किताब से भी पढ़ें। किताब का अध्ययन, अपना स्व अध्ययन भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, आपको उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। किताब भी रखिए, किताब से भी चीज़ों को पढ़िए, ताकि चीज़ों को, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने में आसानी हो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, इतना ही आज की क्लास में। फिर मिलता हूँ आपसे एक अलग क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।